गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोगों का हैप्पी होली। खूब होली आप लोग मना रहे हैं जमकर। चलिए खूब मनाइए। होली मनाने के लिए रोक नहीं रहे कि होली नहीं मनाना। खूब होली मनाना भी है, खूब पढ़ना भी है। मतलब जो काम करना है वो पूरे मन तन से करना है। इस तरीका से करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, लगे कि इस सबसे अलग काम हो रहा है। तो होली भी खेले तो अलग तरीके से खेलना और जोश जुनून के साथ होली। ये नहीं माना नहीं करें कि नहीं खेलिए, खूब होली खेलिए भी और होली खेलने के बाद खूब पढ़िए भी। तो खूब पढ़ना है और खूब होली भी खेलना है। तो चले आइए, पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 का 10 नंबर तक चले थे, 10 क्वेश्चन तक। आज 11 क्वेश्चन से 11वां क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहे हैं। और 11 नंबर जो ये क्वेश्चन है सर, ये स्टार्ट हुआ एलजेब्रा से। अलजेब्रा से स्टार्ट है। अलजेब्रा में कहा गया कि x प्लस 16/x बराबर 8 है और मान निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर का मान निकालना। अब देखिए इसमें क्या किया जाए कि x प्लस 16/x बराबर 8 है और एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो अलजेब्रा है कि x प्लस 16/x बराबर 8 है। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर का मान निकालना है। मतलब कि अगर हम दोनों ओर स्क्वायर भी कर सकते हैं तो दोनों ओर स्क्वायर करने के बाद यहाँ 256 आ जाएगा। लेकिन हमको वहां लिखना है कितना? आप कहेगा कि सर यहां लिखना है 32 और हमको लिखना पड़ रहा है 256। तो हम क्या किए कि कोई ऐसा एक्स का वैल्यू है, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है सर, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जो 8 बना देगा? थोड़ा सा मान सोचने का प्रयास करिएगा। तो आप कहिएगा यस सर, यस सही है, एक्स बराबर 4 रख देंगे तो हो जाएगा। क्लियर क्लियर, इसका मतलब बात समझ में आ रहा। मतलब एक्स का अगर पुट हम कर देंगे कि एक्स बराबर 4 पुट करेंगे तो ये आपको आ गया एक्स बराबर 4 पुट करते हैं। एक्स बराबर कितना पुट करना है? 4। 4 पुट किए तो एक्स बराबर 4, 16/4 8 के बराबर आ जाएगा। आप कहेगा हाँ सर 4 4 8 के बराबर आ गया, मतलब सेटिस्फाइड कर गया कि एक्स का मान 4 होगा। एक्स का मान 4 होगा तो 4 4 16 प्लस 32 और 4 4 16, 32 16 से 2 बार में कट गया और 16 और 2 कितना हो गया? 18। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? एक बार आप क्लियर करिए। चलिए बात समझ में आ गया सभी को। सिर्फ मतलब कि मान पुट कर देना था। मान क्या कर देना था? मान पुट कर देना था। अगले सवाल पर आइए, 11 के बाद 12 नंबर सवाल पर। 12 नंबर सवाल कहा गया कि इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट ए बी बटे बीसी बराबर बी डी बटे डी सी, ए बी बटे ए सी। आपको कहा कि एबीसी में डी एक रेखा बीसी पर है कि ए बी बटे बीसी, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। ए है, बी है और सी है। और बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए बी बटे बीसी नहीं, ए बी बटे ए सी। बीसी को हटाइए और ए सी करिए। ए बी बटे, दोनों इंग्लिश में भी गलत है और हिंदी में भी है। ए बी बटे ए सी कर दीजिए, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। करा कि डी एक ऐसा बिंदु है कि जो ए बी बटे ए सी का जो रेशियो होगा, जो रेशियो ए बी बटे ए सी का होगा, वही रेशियो बी डी बटे डी सी का दे रखा है।
वही रेशियो बीडी बटे डीसी का दे रखा हम कि एबी बटे एसी का वही रेशियो जो बीडी बटे डीसी का होगा। ये तब होता है कि सर कि जब एंगल वाई सेक्टर होता है। एंगल वाई सेक्टर थ्योरम कहता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष कोण के अर्धक से सामने वाले भुजा पर यदि रेखा खींची जाती है तो बाकी दो भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो जिस भुजा पर डाला गया उन दोनों भुजा दो बराबर भाग में बटा बराबर न दो भागों में बटा उन दोनों भागों के अनुपात के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अनुपात के आपस में बराबर होते हैं। तो जो रेशियो ए बी ए सी बराबर बी डी डी सी का तब होगा कि जब ये एंगल वाई सेक्टर रहेगा। एंगल वाई सेक्टर कोण बी का मान दे रखा है 68 डिग्री, कोण बी बराबर 68 है और कोण ए बराबर 52 डिग्री दे रखा है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब 68 डिग्री और 52 डिग्री मिलकर के कितना हो गया, आप कहिएगा कि 120 डिग्री हुआ। 100 कितना 20, तो बाकी पूरा ए कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ये दो कोण मिलाकर के 52 और 68 सही जोड़े ना, 8 2 10, 7 5 6 5 11 1 12 120, तो बाकी बचा 60 डिग्री का। लेकिन ये एडी है जो एंगल वाई सेक्टर है सॉरी एडी है जो क्या है, एंगल वाई सेक्टर है। और एडी एंगल वाई सेक्टर है तब बीएडी का मान निकालना है। बीएडी का मतलब 60 डिग्री को आधा आधा में बांटेगा तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो बीएडी का मान आया 30 डिग्री, बीएडी का मान 30 डिग्री। इससे पहले जो हम क्वेश्चन लिए थे पहले वाले सीट में वो था एंगल वाई सेक्टर दिया हुआ था और रेशियो ज्ञात करना था। अभी इसका उल्टा है कि रेशियो दिया हुआ है। जब रेशियो कब दिया रहेगा, बराबर में बी बटे एसी बराबर बी डी बटे डीसी, कि जब वो रेखा एंगल वाई सेक्टर होगा। और एंगल वाई सेक्टर होगा तो इन दोनों के भाग के रेशियो और इस भुजा के दोनों भाग का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कब होता है बराबर, ये एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से होता है। तो टोटल 60, 60 का आधा 30 और 30 डिग्री, 30 और 30 डिग्री। अगले सवाल और अगले सवाल को सोल्व करना है। कहा गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, अल्फा बराबर 2 बीटा। अल्फा बराबर कितना है, 2 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फा बराबर 2 बीटा दे रखा है कि अल्फा के स्थान पर आप 2 बीटा दीजिए। तो अल्फा के स्थान पर अगर हम 2 बीटा रखते हैं अल्फा के स्थान पर, तो आप कहेगा कि 3 बीटा हुआ सर। और 3 बीटा बराबर 90 डिग्री हुआ, तब बीटा बराबर आप कहेगा कि 30 डिग्री। तब अल्फा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अल्फा का मान कितना, 60, बीटा का मान 30, अल्फा का मान 60 डिग्री। आपका जो मान निकालना है, ये मान निकालना है कि 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 sin स्क्वायर बीटा का मान निकालना है। तो cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा बराबर कितना है, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ तो 2 गुना 1/4 स्क्वायर कर दिए, 1/4 आएगा। ये आपको 4 एलसीएम आ गया 3/4 और माइनस का 2/4, 4 एलसीएम आ गया तब 1/4 और 1/4 का मतलब 0.2। अच्छा 1/4 ही है ऑप्शन में, 1/4 1/4 कॉस एक हम cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान निकाले। तो cos अल्फा, अल्फा के स्थान पर 60 डिग्री दिए तक cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2 और cos स्क्वायर 60 डिग्री था इसीलिए 1/4 लिखे। sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और sin स्क्वायर 30 डिग्री था, स्क्वायर कर दिए तो 1 कितना हो गया, 4। 4 काटे नहीं, एलसीएम आया 4 तो 3 में से 2 गया, 1/4 पॉइंट में आएगा तो 0.25, अभी पॉइंट में नहीं है तो आपको आ गया 1/4। कितना आया, 1/4। नेक्स्ट सवाल पर आइए।
और नेक्स्ट सवाल का आंसर करना है। निम्नांकित चित्र में वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 11 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो पीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि पीबी की लंबाई कितने होंगे, पीबी की लंबाई कितने होंगे, पीबी की लंबाई कितने होंगे, पीबी की लंबाई कितने होंगे। पीबी की लंबाई ज्ञात करना है, पीबी की लंबाई कितना होगा। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कि यदि वृत्त के जीवा है और वृत्त के जीवा एक दूसरे को आंतरिक रूप से पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, ए बी सी डी वृत्त के जीवा जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, तो आप कहेगा कि जो एपी और बीपी के गुणनफल होगा वही गुणनफल सीपी और डीपी का होगा। इन दोनों के गुणनफल टुकड़ों का आपस में क्या होगा? बराबर। दूसरा है कि यही दोनों जीवा वृत्त के बाह्य बिंदु पर जाकर के प्रतिच्छेदित करे, मिल जाए पी बिंदु पर। एपी ए बी और सी डी दो जीवाएं वृत्त के बाहर पी बिंदु पर मिलता है, तो जो लंबाई, जो गुणनफल एपी गुना बीपी का होगा वही गुणनफल सीपी गुना डीपी का होगा। लेकिन अगर बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है तो एक बार वृत्त के एक बार पूरे लंबाई, एक बार पूरे लंबाई, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई, एक बार पूरा लंबाई, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। एक बार पूरा, एक बार वृत्त के बाहर, एक बार पूरा, एक बार वृत्त के बाहर, एक बार पूरा, एक बार वृत्त के बाहर, एक बार पूरा, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई का गुणनफल आपस में क्या होंगे? बराबर। एक बार पूरे लंबाई, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई, एक बार पूरे लंबाई, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई, दोनों के गुणनफल आपस में क्या होते हैं? बराबर। और तीसरा जो आपको देता है वो एक जीवा देता है और एक टेंजेंट स्पर्श रेखा देता है कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाहर किसी बिंदु पी पर मिलता है और पीटी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक जीवा है, तब पीटी स्क्वायर बराबर स्पर्श रेखा के स्क्वायर एक बार पूरे लंबाई एपी और एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई बीपी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बार पूरे लंबाई, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर। एक बार पूरे लंबाई, एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर। स्पर्श रेखा की लंबाई के वर्गों के बराबर होता है। पूरे लंबाई और एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई के गुणनफल बराबर होंगे। अगले यही सवाल था आपको, और आपको दिया गया कि बाह्य बिंदु पर मिल रहा है दो जीवा ए बी और सी डी और इनके मान दे रखा है कि पी पर प्रतिच्छेदित करता है। ए बी का मान 4 है तो ए बी बराबर 4 लिख दिए। सी डी का मान 11 है, सी डी बराबर 11 लिख दिए। आप दिया है पी और डी, यहां से यहां पी और डी की लंबाई 15, तब पीसी का मान कितना हो गया? 4। आपका मान निकालना है कि बी और पी की लंबाई क्या होगा। बीपी की लंबाई ज्ञात करना है, बीपी की लंबाई, पीए की लंबाई हम एक्स मान लेते हैं, तो एक बार पूरा लंबाई लेंगे, एक बार पूरा लंबाई पी और बी, एक बार पूरा लंबाई लेंगे तब एक्स प्लस 4, और एक बार वृत्त के बाहर की लंबाई लेंगे तब एक्स बराबर, एक बार पूरा लंबाई लीजिए तो आप लीजिएगा पूरा लंबाई तब 11 4 15, और एक बार वृत्त के बाहर की 60 गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ गया आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 4x और बराबर में कितना आया? 60 आया। एक्स स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण बन रहा, तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 60, या एक्स स्क्वायर ऑप्शन से ही चल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर कितना है? 60। एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 60। एक्स का कौन सा मान देंगे? एक्स का कौन सा मान देंगे कि 60 के बराबर होगा, लेकिन हमको लंबाई पी और बी की दिया हुआ है। ऑप्शन में किसकी लंबाई दिया है? पीबी का। अगर हम 8 लेते हैं तब 8 लेंगे तो एक्स का मान कितना होगा? 4। 4 रखे तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 4 16 32 नहीं हुआ, मतलब 8 नहीं हुआ। दूसरा अगर 12 लेते हैं तभी 4 है तब पीए कितना होगा? 8। 8 के स्क्वायर कितना हो गया? 64। ऐसा ही डायरेक्ट हो गया, नहीं हुआ। अगर हमें 10 लेते हैं तो 4 है तो 6, 6 के स्क्वायर 36 और 36 और 24, मतलब कि एक्स का मान कितना हो जाएगा? 6, और x बराबर 6 होगा तब p और b की मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर से बात को समझना, या तो आप द्विघात समीकरण तोड़ दीजिए या हम ऑप्शन से मान रखेंगे, और ऑप्शन में पीवी का मान दे रखा है कि पीवी बराबर 10 है। पीवी का मान 10 है तो ए और बी अगर 4 है
तब x का मान कितना हो जाएगा, pa का मान 6, और 6 यहां रखे, pa x है, 6 छक्के 36 और 6 चौ 24, और 6 छक्के 36 और 6 में 4 से गुना किए 24, 36 और 24 मिलकर के कितना हो गया, आप कहेगा 60। मतलब कि एक p और b का मान कितना है, पूरी लंबाई है 10, पूरा लंबाई कितना है 10 है, पूरा लंबाई 10 है, पूरा लंबाई 10 है, पूरा लंबाई 10 है। अगले सवाल पर चले आइए। अगले सवाल 15 नंबर पर आइए। 15 नंबर सवाल कहा कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर स्थित ऐसे बिंदु है कि एपी का मान कितना है, 1 है, और पीबी का मान कितना है, 3 है। पीबी का मान कितना है, 3 है। हम यहां इस तरीके से, ए है, बी है और सी है, एपी है, पी है और क्यू है। इसका मान 1 है और इसका मान 3 है, और इसका मान दे रखा है कि ए और क्यू, ए क्यू और सी क्यू, ए क्यू 1.5 और सी क्यू 4.5, मतलब इनका भी रेशियो निकालेंगे तब 1 और 3। रेशियो निकालने का मतलब 1 3 1 3 हुआ तो समानांतर हो गया। जो रेशियो एपी और बीपी का है वही रेशियो ए क्यू और क्यू सी का है। इसका मतलब कि पी क्यू बी सी के समानांतर है, और समानांतर हुआ तो थेल्स प्रमेय लगा। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीसरे भुजा के समांतर, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीसरे भुजा के समांतर जब रेखा खींची जाती है तो निर्मित त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं, और संगत, अगर समरूप त्रिभुज हुए तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। इन दोनों रेशियो, जो रेशियो एपी और पीबी का है वही रेशियो ए क्यू और क्यू सी का है, 1 3 1 3, मतलब इन दोनों रेखा समानांतर होंगे। तो समानांतर होने का मतलब कि त्रिभुज समरूप हो गए। एक त्रिभुज ए पी क्यू और एक त्रिभुज ए बी सी, इनके जो भुजा का रेशियो दिया है तो छोटा वाले त्रिभुज अनुपात में 1, बड़ा वाले त्रिभुज के भुजा 3 और 1 4, अनुपात में 4। क्षेत्रफल का हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो भुजा के स्क्वायर कर दिया जाता है 1:16, 1:16, भुजा का स्क्वायर 1:16, 1:16। आपका ए पी क्यू का क्षेत्रफल दिया है ए पी क्यू, तब ई अनुपात में 1 आ गया और पूरा बड़ा वाले 16 आया, तो ई अनुपात में क्षेत्रफल कितना होगा, 15। ए अनुपात में क्षेत्रफल कितना होगा, 15। छोटा वाले ए पी क्यू के अनुपात में कितना है क्षेत्रफल, एरिया, तो आप कहेगा कि इनका एरिया अनुपात में 1 है। टोटल पूरा बड़ा वाले त्रिभुज के एरिया है 16, ये 1 है, तो बाकी जो चतुर्भुज बचा इनका चतुर्भुज का एरिया अनुपात में कितना होगा, आप कहेगा कि इनका एरिया अनुपात में हो गया सर जी, इनका एरिया अनुपात में हुआ 15। एक का मान दे रखा है कि एक का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब 15 का मान कितना होगा, 12 में 15 से गुना कर देंगे तब इनका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पी क्यू सी बी का, पी बी सी क्यू का, पी बी सी क्यू चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। फिर से बात को एक बार समझना है गहराई से, फिर से क्या करना है, गहराई से एक बार और बात को समझना है। हम कुछ नहीं किए, जैसा जैसा किया था सवाल में वैसा ही किए। जैसा सवाल में बोला था, सवाल में बोला कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो हम कहेंगे कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी एक त्रिभुज है सर जी, एबीसी एक त्रिभुज है। इनके एपी पर पी और एसी पर कितना है, क्यू है। एबी पर पी, एसी पर क्यू है। ये रेशियो 1 दे रखा है और ये रेशियो 3 दे रखा है। ए क्यू का मान 1.5 और इसका मान 4.5, कट गया 1 से और 3 से। हम कहेंगे कि जो रेशियो एपी और बीपी का है वही रेशियो ए क्यू क्यू सी का तब होगा कि जब इन दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे, और समांतर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर। दो त्रिभुज बना, एक छोटा त्रिभुज ए
पी क्यू ए पी क्यू एक छोटा त्रिभुज बना और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज बना। छोटा त्रिभुज में भुजा का रेशियो तो छोटा वाले अनुपात में 1 है, पूरा बड़ा वाले में यहां से यहां 3 और 1 कितना है 4 है, पूरा बड़ा वाला का रेशियो बड़े वाले त्रिभुज का 4। क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, तब इनका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तब 1 अनुपात कितना आ गया 16। छोटा वाले त्रिभुज का जो एरिया आया वो 1 है, छोटा वाले त्रिभुज का एरिया, और पूरा बड़ा वाला का 16 है, तब बाकी जो ये शेष बचा कितना है 15, 1 घट गया तब 15, पूरा बड़ा वाला 15 और 1 16। 1 का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, तब 15 का मान हमको निकालना है, 15 में 12 से गुना कर दिए, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात समझ में आ गया होगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल कह रहा कि एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, और हम आपको बताया कि प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का, ये पिछले क्लास में भी हम आपको बताए, अभी भी बताने जा रहे हैं कि प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इनका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका वक्र पृष्ठ का जो प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार वर्गाकार है, तो हम कहेंगे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल 15 के स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप, परिमाप 4 गुना भुजा, ऊंचाई कितना दे रखा है 8, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, 15 के स्क्वायर 225, 225 गुना कितना हो गया 500, 450, 450, 450 प्लस 60, 8 छक्के 48, 480, कितना आ गया आपको 8 5 13, 930, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब तब आपको बनेगा प्रिज्म पिरामिड टेट्राहेड्रल समचतुष्फलक से, कि जब इनका याद होगा। इससे पहले वाले सेट में पूरा हम अलग अलग लिखाए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, प्रिज्म का क्या होता है। तो जितना सेट में हम लिखाने जाते हैं, आप लोग कॉपी पर नोट करते चलना, कॉपी पर क्या करते चलना, कॉपी पर नोट करते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है। अगला सवाल पर आइए और अगले सवाल की ओर समझना है। दो भुजा देखिए 7 ए 8 है, तो ए भी 7 है और ए 8 है, तो इन दोनों दो भुजा एक कोण, दो भुजा एक कोण, मतलब कि ए त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुज है तो सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजा बराबर होंगे। इस 70 है तो ये भी 70, 2x है, x प्लस 2, तो एक कोण इसमें 2x आ जाएगा, या इसमें x कोण एक कोण आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 है, x प्लस 20 है, x प्लस 20, 2 नहीं, x प्लस 20 है। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जोड़ दिए तो 2x x 3x, 3x प्लस 70 और 20 90 बराबर 180 डिग्री। आप कहेगा 3x बराबर 90, तब x बराबर 30 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री, x बराबर कोण ए का मान निकालना, और कोण ए है 2x, तो 2x बराबर कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी।
साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से किसी भी त्रिभुज के पहले त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे, हम कहेंगे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो पहले वाले त्रिभुज के सभी भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर होंगे, पहले वाले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे वाले सभी कोण के बराबर होंगे। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनका सभी भुजा संगत सभी भुजा बराबर होते हैं। अंतःवृत्त के त्रिज्या दोनों के बराबर, परिवृत्त के त्रिज्या बराबर, परिमाप बराबर, क्षेत्रफल बराबर, सभी का आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज नहीं कह सकते, सॉरी, सभी सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज नहीं कह सकते। सभी सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अर्थात एबीसी और पी क्यू आर एक दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, और सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। अनुपात बराबर नहीं, संगत भुजा बराबर होते हैं, समरूप में अनुपात बराबर होते हैं। सभी संगत कोण भी बराबर होंगे, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। क्यों, कोई भी त्रिभुज दोनों में से एक कोण लिए, 70 20 90 ऐड कर दिए, 3x प्लस 90 180, 3x का मान 90, x का मान 30, कोने का मान निकालना था 2x का मान 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल पर आइए, और 18 नंबर सवाल का आंसर करना है। √3 प्लस 1 बटे √3 बराबर 3 है, क्यू का मान निकालना है। अगर x प्लस 1 बटे x का मान a दे रखा है, तो यहां से स्क्वायर का मान पूछता है, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। और जब क्यू करना है तब क्यू करके मान निकालेंगे, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू बराबर ए क्यूब माइनस का 3 होता है, ए क्यूब माइनस 3। √x प्लस 1 बटे √x का मान दिया है, और एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान कितना होगा। एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का मान क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू का। सबसे पहले √x को हम x के फॉर्म में लाएंगे, तब दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग किए तब x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। जितना बार स्क्वायर करना है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। हम स्क्वायर करके 2 घटा दिए, तब आ गया x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 7 आ गया। क्यूब का मान निकालना है कि क्यूब का मान क्या होगा, तो क्यूब का मान निकालने के लिए क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिए। 7 का क्यूब कितना हो गया, 343, और 343 में से 21 घटा दीजिए, 300 कितना आ गया, 22, 322। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम सबसे पहले इसको स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर किए। जैसी स्क्वायर करने के लिए कहा जाएगा, स्क्वायर करके 2 घटा दिए, 3 के स्क्वायर में 2 घटा दिए, 7 आया। क्यूब करना है तो क्यूब करने के बाद, क्यूब करने के लिए 3 गुना घटा देना है, क्यूब करके 3 गुना घटा दिए, 322। ऑप्शन नंबर कितना आ गया सर, आप कहेगा ऑप्शन नंबर सी। बात आ गया समझ में। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, और क्यूब करना है तो क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। माइनस रहेगा तो स्क्वायर करके पहला बार में 2 जोड़ा जाता है, फिर जितने बार स्क्वायर करना है प्रत्येक बार 2 घटाया जाता है। और माइनस रहेगा तो क्यूब करके 3 गुना जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा, माइनस में जोड़ना पड़ेगा। अगले सवाल पर आइए। 19 नंबर सवाल को बनाइए कि दिए गए चित्र में डीबीसी 65 है, बीएसी 35 है, एबी बीसी के बराबर है। ए और बी है जो बीसी के बराबर है। ए बी है जो किसके बराबर है सर, आप कहेगा कि ए बी बीसी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बीसी के। और डीबीसी 65 डिग्री है, डी बी सी, ई 65 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री, 65 डिग्री दे रखा है। और बी ए सी 35 डिग्री दे रखा है। बी ए सी, ई कितना डिग्री दे रखा है, 35 डिग्री दे रखा है। बी ए सी 35 डिग्री, ए बी बराबर बी सी, ई सी डी का मान निकालना है। ई सी डी, ई सी डी का मान निकालना है। ई सी डी का हम मान निकालने जा रहे हैं। अगर ये 35 डिग्री है तो आप
ऑलरेडी कह दीजिएगा कि सर ये तो 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों भुजा आपस में बराबर है और किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो इनके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर, तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ए वाले 35 डिग्री तो ए 35 डिग्री हुआ। आप ये भी बता सकते हैं कि सर ई डी और सी के द्वारा परिधि पर 65 डिग्री का कोण बना है, तो यही डी और सी के द्वारा एक ही और इस परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? आप कहेगा कि सर यहां भी 65 डिग्री का कोण बनाएगा। और 65 और 35 टोटल कोण कितने डिग्री के बराबर हो गया? आप कहेगा 100 डिग्री। और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर सभी चतुर्भुज बनने वाले को चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करता है। और चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श किया मतलब कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री का होगा। इनके आमने सामने के कोण का योग कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो 35 और 65 मिला के 100, मतलब कि ए वाले जो पूरा कोण होंगे, ये पूरा कोण 80 डिग्री के होंगे। इसमें ये वाले 35 है तो बाकी बचा कितना डिग्री? 45 डिग्री बचा। आपको कौन सा कोण निकालना? ईसीडी और ईसीडी तो 45 डिग्री है। आंसर कितने डिग्री के बराबर हो गया? 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री आंसर आया सर। कितना डिग्री आंसर आ गया? 45 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा। फिर से जो नहीं समझे एक बार समझ लीजिएगा। ये 35 डिग्री दे रखा था, दोनों भुजा बराबर था तो इसको भी 35 कर दिए, 65 था। हम कहेंगे कि डीसी के द्वारा इस बी पर बनाया गया कोण 65 है, तो यही डीसी के द्वारा ए पर भी 65 डिग्री बनाएगा। और अगर सक्रिय चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण का योग 180 होना चाहिए। 100 है तो 80, 35 है तो बाकी बचा कितना? 45 डिग्री। बाकी कितने डिग्री बचा? तो 45 बचा। बाकी बचा कितना? 45। बाकी बचा कितना? 45। अब आइए 18, 19 था ना, 18 हो गया, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, 18 नहीं है, 17, 18, 17, 18 सही है। 17, 18, 19, 19 हो गया, 20 पर चले आइए। 20 नंबर सवाल कहा कि रेखा बाई बराबर 3 में निर्देशांक बिंदु 5 माइनस 3 का प्रतिबिंब बिंदु निकालना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बिंदु समझिए कि प्रतिबिंब बिंदु होता क्या है। मतलब प्रतिबिंब बिंदु हमको निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है। कि रिफ्लेक्शन, तो आप ये दो प्लेन है, एक एक्स एक्सिस है और एक कौन सा एक्सिस है? बाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और बाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। कोटि, बाई एक्सिस को कोटि, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, भुज को एब्सिसा और बाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और इसी पर आपको मिरर इमेज बनाना है, रिफ्लेक्शन बनाना है। और रिफ्लेक्शन बनाने का मतलब आपको कहा कि 3 और 4 के द्वारा, 3 और 4 के द्वारा, तो सबसे पहले कहेंगे कि 3 और 4 के द्वारा मिरर जो हमको बनाना है, तो 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप कहेगा कि 3 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपको कहा कि एक्स एक्सिस के द्वारा बनाना है तो एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे। बाई एक्सिस के द्वारा अगर इमेज बनाना है तो बाई एक्सिस को मिरर मानेंगे। हम एक्स एक्सिस के द्वारा बनाए तो एक्स एक्सिस को मिरर बनाए। और जितने आप जानते हैं फिजिक्स में, आप जानते हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु जितने दूरी होता है दर्पण से, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दर्पण से जितने दूरी पर है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब कि दर्पण से वस्तु 3 और 4 के दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर 3 और 4 पर बनेगा। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस में बना? फोर्थ में। और फोर्थ में एक्स प्लस होता है और फोर्थ में एक्स माइनस होता है और बाई प्लस होता है। एक्स प्लस और बाई माइनस। एक्स है जो प्लस में है और बाई है जो किस में है? माइनस में है।
इसमें दोनों प्लस होगा, x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। इसमें x माइनस है और y प्लस में है। इसमें भी x माइनस और y माइनस है और इसमें x आ जाएगा प्लस में और y किस में आ जाएगा माइनस में। तो 3 और -4, 3 और x एक्सिस के द्वारा 3 और -4। आप कहेगा कि सर एग्जाम में आएगा तो इस तरीका से फिगर बनाना क्या पड़ेगा? नहीं सर, फिगर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बात को समझना है गहराई से कि जब भी प्रतिबिंब बिंदु रिफ्लेक्शन पूछा तो आपको पूछ दिया कि 3 और 4। पहला आपको पूछा है बिंदु 3 4 है पॉइंट, और ये आपको पूछेगा कि x अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करें। x अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु, x अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करें, द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करें, प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करें। एक्स अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा आपको कह देगा कि वाई अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है कि वाई अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। और तीसरा आपको पूछ देगा कि मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है। कौन बिंदु के द्वारा? मूल बिंदु के द्वारा, ओरिजिन के द्वारा, मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है। एक्स एक्सिस के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु कहा तो एक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं, जिस एक्सिस के द्वारा कहेगा वो ज्यों का त्यों। बाई एक्सिस बदल जाएगा, 4 है तो -4 और माइनस रहेगा तो प्लस। एक्स एक्सिस कहा तो जिस एक्सिस के द्वारा कहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके दूसरे एक्सिस में परिवर्तन। एक्स एक्सिस के द्वारा कहा तो एक्स का मान ज्यों का त्यों, और बाई एक्सिस प्लस है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस है तो प्लस में। बाई एक्सिस के द्वारा कहा बिंदु 3 4 है तो 4, बाई एक्सिस वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और बाकी एक्स एक्सिस वाले मान में परिवर्तन करेंगे। प्लस में है तो माइनस में और माइनस में है तो मूल बिंदु के द्वारा दोनों परिवर्तन होगा, एक्स भी होगा और बाई भी होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा तो -3 और -4। एक्स एक्सिस के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु बनाया रिफ्लेक्शन। अगर एक्स एक्सिस के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु रिफ्लेक्शन बनाता है तो एक्स एक्सिस के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु बनाएगा तो एक्स के मान में परिवर्तन नहीं, सिर्फ वाई के मान में परिवर्तन करेंगे। और वाई एक्सिस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया तो वाई के मान में परिवर्तन नहीं, एक्स में परिवर्तन होगा। और दोनों मूल बिंदु के द्वारा बनाया तो दोनों अक्ष में परिवर्तन होगा, दोनों अक्ष पर परिवर्तन होगा, दोनों पर। जैसे आपको कहा कि -3 और 7, -3 7 के द्वारा एक्स अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है कि एक्स अक्ष के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु कितना होगा। तो एक्स अक्ष में कोई परिवर्तन नहीं, -3 था -3 रहने दीजिए। बाई में परिवर्तन करेंगे, बाई आ गया -7। और अगर बाई अक्ष के द्वारा कहा कि बाई अक्ष का प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है तो बाई में कोई परिवर्तन नहीं, 7 को 7, एक्स का परिवर्तन करेंगे, -3 है तब +3 हो गया। और अगर तीसरा मूल बिंदु के द्वारा ओरिजिन के द्वारा कहा कि मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है, मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है, मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है, मूल बिंदु के द्वारा प्रतिबिंब बिंदु ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु के द्वारा दोनों परिवर्तन, माइनस है तो प्लस में और प्लस है तो माइनस में। एक्स एक्सिस के कहा था एक्स पर कोई परिवर्तन नहीं, बाई एक्सिस का परिवर्तन होगा। बाई एक्सिस के द्वारा कहा तो बाई में परिवर्तन नहीं, एक्स में परिवर्तन करना है। मूल बिंदु के द्वारा कहा तो दोनों में, एक्स और बाई एक्सिस दोनों में, प्लस रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में। सिर्फ साइन में परिवर्तन, सिर्फ किस में परिवर्तन? साइन में परिवर्तन करना है, सिर्फ साइन में परिवर्तन करना है, सिर्फ साइन में परिवर्तन करना है, सिर्फ साइन में परिवर्तन करना है। यही आपको कहा कि रेखा बाई बराबर 3 में निर्देशांक बिंदु 5 -3 का प्रतिबिंब, और बाई बराबर 3 दे दिया है। बाई बराबर 3 में तब तो बाई बराबर 3 है, जब बाई बराबर 3 दिया है सर, आपको कह दिया कि x बराबर 3 का प्रतिबिंब बिंदु निकालिए, तो x बराबर 3 का मतलब कि आपको बाई तो x समीकरण पर बदलेगा, बाई नहीं, बाई वही रह जाएगा। यही आपको मान कहा कि बाई बराबर 3 है तो मतलब कि x का मान में कोई परिवर्तन नहीं। बाई बराबर 3 है तो x के मान में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ किसके मान में परिवर्तन होगा? बाई में। तो x 5 है तो 5 रहेगा, x 5 है 3 जगह, ये तीनों जगह संभव है, x 5 है तो 5 रहेगा। बाई बराबर 3, बाई बराबर 3 का मतलब ये है कि इनका एवरेज वैल्यू 3 है, तब मान आना चाहिए, बाई का मान कितना आना चाहिए जोड़कर एवरेज, एवरेज वैल्यू दोनों का। अगर बाई -3 है
y माइनस 3 है, तो यहाँ कौन सा y का मान होना है कि इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू है जो 6 होना है। एवरेज वैल्यू, एवरेज लेना है, एवरेज वैल्यू 6 होना है। तब y का मान 3 है, एवरेज 6 लाना है। एवरेज कितना लाना था? 3। एवरेज 3 का मतलब कि ये 6 लाना, तो ये 3 है तो माइनस का 3, तब एक्स कितना होना चाहिए? 9। प्रतिबिंब बिंदु वाले 9, 5 और 9, 5 9। फिर से बात को समझना है। हमको y का मान 3 दिया है, y का मान कितना दिया है? 3 दिया है। y का मान 3 दिया है, y का मान 3 है कि y बराबर 3 है, y बराबर 3 है। y बराबर क्या है? 3 है। तो y बराबर 3 का मान निकालना था। y बराबर किसका मान निकालना था? 3 का। y बराबर 3 का मान निकालना था, माइनस का 3 है, तो कौन सा हम संख्या ऐड करेंगे कि आपको y का मान किस में आ जाएगा? 3 में आ जाएगा। ये प्रतिबिंब बिंदु था। रिफ्लेक्शन। और आज क्लास यहीं रहने भी देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।